वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट चैप्टर। तो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो में आपकी होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और साथ में सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पार्ट्स में भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो बट पूरी वीडियो में जितने भी मैं आपको प्रॉब्लम्स सोल्व करवाऊंगा वो आपने सभी ज़रूर सोल्व करनी है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी का सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों ने बहुत बार रीड किया होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस ऑफ अकरेंस, इस इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे इस इवेंट के अकॉर्डिंग, और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ फार्मूले होते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या फिर हम इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद है, अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उन दोनों की इंटरसेक्शन होगी 5, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो दोनों इवेंट्स में कोई भी आउटकम सेम ना हो। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। ये हमें ऐसे पूछा जाता है कि नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए हो ना ही बी हो, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मतलब अगर आपको ये चीज पूछी जाए, इन स्टेटमेंट आएगा कि नॉट ए एंड नॉट बी, तो हमने क्या सोल्व करना है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ओके। तो आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा इस साल का है कॉन्सेप्ट मेन, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब एफ इवेंट हो चुका है उसके बाद ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसे हम इन शॉर्ट क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। मतलब एफ हो चुका है, ई के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसका फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटरसेक्शन एफ, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें अगर हमें ये पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बाय एफ, अगर एफ हो चुका हो, सैंपल स्पेस के होने के चांसेस हमेशा क्या रहेंगे, 1। अगर सेम सेम हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट एफ इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ, तो सेम ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस बी बाय एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाय एफ, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो मतलब जो सिंपल फार्मूले हैं वो सभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई हो जाते हैं। तो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस फॉर्मूलाज, क्योंकि हम इन्हें यूज करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ये आपका यूनिट है, अगर आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आती है आगे मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम। मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम के साथ हम क्या सोल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। हमने अभी भी फॉर्मूला किया था, पी ई बाई एफ इज इक्वल्स टू पी ई एंड एफ ओवर एफ था, तो एफ हमने इस साइड पर रख लिया। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के दो फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं, पी ई बाई एफ इंटू पी एफ, जो डिवाइड में है वही इंटू करेंगे, या फिर पी एफ बाई ई इंटू पी ई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दोनों के साथ हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने याद रखनी है और जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट इज अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि अगर ई हो चुका है तो एफ के होने के चांसेस वही रहेंगे सेम, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई एंड एफ एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एफ हो चाहे ना हो, बट ई के होने के चांसेस एफ पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है।
सो देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिंपल प्रोबेबिलिटी के ही बराबर आ जाती है, इक्वल आ जाती है, या फिर पी एफ ओवर ई इज इक्वल्स टू पी एफ जो ऊपर वाला इवेंट है। तो इससे ये दोनों फॉर्मूलाज हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में यूज़ किए, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए देन पी ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई इंटू पी एफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हुए तो, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो नोट ई एंड नोट एफ भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ई डैश एंड एफ डैश, ई डैश एंड एफ, या फिर ई एंड एफ डैश, ये सभी इवेंट्स ही इंडिपेंडेंट ही होंगे। किन्हीं दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट अगर आप लोगों ने प्रूव करना है तो आप लोगों ने ये रिलेशन प्रूव कर देना है कि पी ई इंटू पी एफ का आंसर और इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी का आंसर दोनों सेम है, मतलब एल एच एस एंड आर एच एस को बराबर शो करवा देना है। सो नोट ई एंड नोट एफ का अगर इंडिपेंडेंट हुए तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गए हमारे यहाँ पर जो हमारा है फर्स्ट टॉपिक उसके फॉर्मूलाज। अब इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ साथ में सोल्व आउट कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट एक बार आप लोगों को बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। इतनी मेहनत आपने खुद करनी है तो ही आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर डिफरेंट पार्ट्स में से वॉच कर सकते हैं, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स के साथ आपको मैं सभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों ने साथ में इन सभी को सोल्व आउट करते जाना है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ठीक है। सम जो है वो 6 आ चुका है, ये इवेंट हो चुका है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हम यहाँ पर इवेंट मानते हैं ई दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इवेंट। तो क्या क्या आएंगे इसमें, 4 आना चाहिए। दो हमने डाइस को टॉस किया है, रोल किया है, तो जितने भी 4 वाले केसेस हैं 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 एंड 4-6, एंड इसके जो अपोजिट होंगे 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 एक बार ही आएगा, 5-4 एंड 6-4। तो ये सभी केसेस हो गए। अब F कौन सा इवेंट है, दैट सम ऑफ द नंबर्स इज 6, सम ऑफ नंबर्स इज 6। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, ठीक है। इसमें आएंगे 1-5, फिर उसका ऑपोजिट 5-1, 2-4, उसका ऑपोजिट 4-2 एंड 3-3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन सोल्व करनी है इन दोनों की। तो देखिए यहाँ पर 4 वाले हैं सभी, तो यहाँ पर 4 वाले ये दोनों हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ पर भी है, इंटरसेक्शन हो गई, दैट इज़ द 2-4 एंड 4-2। अब हमें सबकी सोल्व कर देनी है प्रोबेबिलिटी। वैसे तो हमें E बाई एफ निकालना है, तो सबसे पहले करते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। दो केसेस हैं, टोटल कितने होते हैं 36। 2 डाइस को रोल करेंगे और F की कर लें, F में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5/36। E की भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो देयरफॉर PE बाई एफ, हमने अभी भी फॉर्मूला क्या किया था कि इसको ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय PF, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लें, फॉर्मूला याद हो गया तो काम बिल्कुल ईजी है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको जो भी स्टेटमेंट में दो इवेंट्स हैं बताए, हमने यहाँ पर क्या रीड किया था स्टेटमेंट में कि सम जो था, ये देखिए ध्यान से, सम इज ऑब्जर्व टू बी 6, मतलब सम आ चुका है, मतलब F हो चुका है, E के होने के हमने चांस निकालने थे, इसलिए हमने क्या निकाला है, PE बाई एफ हमने सोल्व की है इसीलिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 1। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ साथ में सोल्व आउट कीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसे सीखना चाहते हैं तो साथ में अपना कॉपी पेन उठा लें और साथ में सोल्व करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओके, सो नाउ probability of A is given, probability of B is given, probability of B over A is given, we have to solve the A intersection B। तो B over A का फॉर्मूला क्या था, क्या होगा फॉर्मूला, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए। तो यहाँ से पी ए इस तरफ चला जाएगा, सो वी गेट पी बी ओवर ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी ओवर ए, यही आएगा,
ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम यही है। पी ए की वैल्यू 0.8, पी बी ओवर ए की वैल्यू 0.4, 4 इंटू 8 32, 0.32। ओके, सिंपल है। तो सेकंड में क्या है, पी ए बाई बी निकालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पी ए बाई बी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर अलग से सोल्व आउट करना पड़ेगा। सो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ठीक है, बी ओवर में है, बी वाली नीचे रखेंगे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली है 0.32 और पी बी की 0.5। ठीक है, 50 लिख लेंगे क्योंकि दोनों के डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाएंगे। इसकी आप लोग बाद में सोल्विंग कर लें, कटिंग कर लें तो आंसर मिल जाएगा। ओके, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ओके, तो आगे चलते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सोल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3 एंड 1/4। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, हमें ये सोल्व करना है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड। ठीक है, मतलब बोथ डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, कि दोनों में से किसी ने भी नहीं की सोल्व प्रॉब्लम। तो मतलब हमने क्या किया कि 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने रिमूव कर दी कि किसी ने भी नहीं प्रॉब्लम सोल्व की। मतलब अगर इसको हटा देंगे तो वही सभी केस रह जाएंगे जिनमें प्रॉब्लम सोल्व हुई होगी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, दिस इज द 1 माइनस पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ये क्यों हुआ, क्योंकि ना तो ए ने की ना ही बी ने की, ए और बी हैं दोनों ही ने ही बिल्कुल नहीं की। सो दिस इज 1 माइनस, ये दोनों इंडिपेंडेंटली हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो पी ए नोट इंटू पी बी नोट इंडिपेंडेंट है, इसलिए अगर ना होते तो हमें इसे अलग सोल्व करना पड़ता। सो 1 माइनस पी ए नोट की वैल्यू, अब देखिए पी ए की कितनी है 1/3। सो नाउ पी ए नोट कितना होगा 1 माइनस 1/3, दैट इज द 2/3। ठीक है, ऐसे ही पी बी नोट निकाल लें, वो कितना होगा 1 माइनस 1/4, दैट इज द 3/4। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर सोल्व करनी है, यूज़ करनी है। 2/3, 3/4, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये 2 बच गया। सो 1 माइनस 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऐसे ये आपको 1 मार्क्स में प्रॉब्लम्स ऐसी पूछी जा सकती हैं। तो देखिए प्रैक्टिस है इसमें, एक बार आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, बाद में प्रैक्टिस के साथ ही आपका यहाँ से बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम ये भी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डेज 50% चांस है रेन होने के। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक, के हफ्ते के, ठीक है, वीक के पहले 4 दिन रेन हो, अगले 3 दिन रेन बिल्कुल नहीं हो। ये हमने प्रोबेबिलिटी सोल्व करनी है। ठीक है, 50% चांस है रेन होने के। सो प्रोबेबिलिटी दैट रेन ओनली, वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली मतलब सिर्फ पहले 4 डेज में होगी। रेन ओनली फर्स्ट 4 डेज। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि रेन ऑन फर्स्ट 4 डेज एंड नो रेन ऑन नेक्स्ट 3 डेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि जो अगले 3 दिन हैं उनमें रेन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने साथ में ही श्योरिटी देखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंड आ गया है, इंटरसेक्शन है, और एक दिन का रेन होना दूसरे दिन के साथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, फर्स्ट 4 डेज, यहाँ पर लिख लें 4 डेज में रेन होगी। अब देखिए कि एक दिन के रेन होने के चांसेस कितने हैं। रेन ऑन पर्टिकुलर डे 50% है। 50% मतलब कितना होता है 1/2। ठीक है, और अगर हम सोल्व करें कि किसी दिन रेन नहीं होगी, उसके चांसेस 1 माइनस 1/2, वो भी 1/2 हो जाएंगे। तो पहले 4 दिन रेन हुई है, सो मतलब 1/2 रेज टू पावर 4। अगले जो हैं 3 दिन उनमें रेन बिल्कुल नहीं हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अगर कुछ और दी हो तो आप लोगों ने वो यूज़ करनी है। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 3/4, तो इसकी आ जाएगी 1/4, तो हम वो यूज़ करेंगे, बट इस समय दोनों की सेम है। तो ये है जब रेन होगी, ये जब नो रेन होगी अगले 3 दिन के लिए।
3 पावर क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। ए और बी आपस में एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या गेम है कि वो दोनों डाइस को अल्टरनेटिवली थ्रो कर रहे हैं, पहले ए की बारी फिर बी की बारी फिर ए की बारी। ठीक है, ऐसे। तो उतना टाइम उन्होंने गेम खेलनी है जैसे हम लोग भी आपस में ऐसी गेम्स खेलते रहते हैं, जब तक 6 ना आ जाए। जब 6 आ जाता है तो वो जीत जाते हैं, मतलब वहाँ पर गेम रुक जाती है। ठीक है, सो टिल वन ऑफ देम गेट्स इज 6 एंड विंस द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। अगर ए ने शुरू किया तो उसके जीतने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने के चांसेस कितने होते हैं? अभी 6 ऑप्शन होते हैं, सो 1/6। ठीक है, ये हमने अलग रख लिया। सो नाउ ए ने स्टार्ट किया है, सो इफ ए गेट्स 6 इन फर्स्ट थ्रो, ठीक है, तो उसने अपने पहले थ्रो में ही 6 आ गया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? इसको हम पी ए लिख लेते हैं। ठीक है, 6 आने को 1/6। इफ ए गेट्स, अगर मान लीजिए कि उसके पहले थ्रो में 6 की बजाय कुछ हो रहा है, फिर बी की बारी, बी का भी कुछ हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ ए के जीतने के अब चांसेस सोल्व कर रहे हैं कि पहले ए हारा फिर बी भी हारा फिर ए की बारी है, क्योंकि अगर बी जीत गया तो गेम वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, सो मतलब हमने कुछ ऐसा यहाँ पर सोल्व करना है कि पहले ए जीत गया, फिर ए हारा, बी भी हारा, फिर ए जीत गया, फिर ए हार गया, बी भी हार गया, ए फिर से हार गया, बी फिर से हार गया, ए जीत गया। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड थ्रो, ये हो गया हमारा फिफ्थ थ्रो। ठीक है, सो इफ ए गेट्स 6 इन थर्ड थ्रो, मतलब उसकी हुई टर्न सेकंड और ओवरऑल कितना बना? थर्ड थ्रो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? अब देखिए ध्यान से, पहले ए गया हार, बी भी हार गया, फिर ए जीता। इंडिपेंडेंट हैं सभी तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए के हारने का मतलब क्या है कि 6 की बजाय कुछ हो रहा है, 6 नहीं आया है तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? 5/6। बी की भी सेम ही बनेगी, बी का भी 6 नहीं आया, अब ए का 6 आ गया, तो ये कितना बन गया? 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। तो ऐसे ही इफ ए गेट्स 6 इन द फिफ्थ थ्रो, ठीक है, तो उसमें कितने आएंगे? 4 बार ये चीज़ हो चुकेगी। ठीक है, 4 बार वो सभी हार रहे हैं और 5वीं बार में वो जीतेंगे, तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। सो 5/6, ठीक है, 5/6 रेज टू पावर 4 इंटू 1/6। ऐसा आगे के आगे होता चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहला केस था कि उसने सबसे पहले थ्रो में ही जीत लिया, तो 1/6। फिर ये वाली थी, ठीक है, 5/6 स्क्वायर इंटू 1/6। फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो ऐसे ये जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? नाउ ये हमारी एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इसमें से हम 1/6 को निकाल लेंगे बाहर। सो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4 अप टू सो। अब देखिए इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला क्या होता है? ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर है 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सोल्व आउट कर देना है। सो वी गेट 1/6 इंटू ये बन गया हमारा 25/36, ये एलसीएम हुआ 36/11, तो ये आ गया 6/11। तो फार्मूला यहाँ पर हमने एसएन का यूज़ किया है इनफाइनाइट जीपी में, 1 माइनस आर। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो यहाँ पर 1 से छोटी ही है, इसलिए इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस आ चुका है, तो हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 6/11 कर देंगे, तो ये बच गया 5/11। ठीक है, तो ऐसे हमें प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे आपको जीतने में जो यहाँ पर दिया गया था कि 6 आएगा, ऐसे कुछ भी और चीज़ आपको बताई जा सकती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही इसे सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ
प्रॉब्लम है हमारे पास कि ए couple has two children, find the probability that both are boys if it is known that at least one of them is a boy। हमें सोल्व करना है कि both are boys। पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस, ठीक है, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय, यही 4 केस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 चिल्ड्रन हैं इसलिए। तो सबसे पहला इवेंट हमारा ई हो जाएगा कि बोथ आर बॉयज, तो उसमें एक ही केस आएगा। और सेकेंड इवेंट हम मान लेते हैं एफ, उसमें क्या है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय, तो बॉयज़ वाले सभी केसेस आ जाएंगे, एक केस रह जाएगा गर्ल्स वाला, ठीक है, बाकी सभी केसेस आ जाएंगे। अब हमने सोल्व करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इनकी इंटरसेक्शन भी एक ही केस आएगा, ठीक है। हमने सोल्व क्या करना है, पी ई ओवर एफ, तो ई ओवर एफ के लिए हमें एफ की और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी लिख लें, इसका एक ही केस है, टोटल 4 केस है 1/4। पी एफ की प्रोबेबिलिटी लिख लें, कितने केस हैं, 3/4, ठीक है। सो नाउ पी ई बाई एफ, ई बाई एफ मतलब 2 बॉयज, बोथ आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ठीक है। सो ऊपर आएगा 1/4, नीचे आएगा 3/4, तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल, तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, सिंपल सी, ओके। सो इसके बाद है ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% ऑफ द केसेस, ठीक है, वाइल बी इन द 90% ऑफ द केसेस। तो मतलब अगर ए की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे मान लें, ये बन गई 0.75 और बी की बन गई, ठीक है, सच बोलने की 0.90, ओके। सो नाउ आगे देखते हैं, इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट है, ठीक है, कंट्राडिक्ट ईच अदर। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए ने बोला है सच बट बी ने बोला है झूठ, सो बी नॉट, ठीक है, प्लस ए ने बोला है झूठ बट बी ने बोला है सच, सो दिस वन। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। अब देखिए बी नोट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से सोल्व करें 1 माइनस दिस वन, तो कितना बचेगा 0.10। ए नोट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से सोल्व करें 1 माइनस, ये बचेगा 0.25 इंटू पी बी, तो ये मल्टीप्लाई कर अब आप लोगों ने खुद आंसर लिखना है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम 1 मार्क्स में भी आपको बनाई जाती हैं, ठीक है, तो ये आपने जरूर सीख लेनी है, ओके। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू दिस वन, पी बी इज इक्वल्स टू दिस वन एंड पी ए एंड बी इज इक्वल्स टू दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए एंड नॉट बी, यानी कि हमें सोल्व करना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए हमें सबसे पहले अब यहाँ पर क्या देखना है कि क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी को सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ए एंड बी। तो मतलब पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी ए एंड बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, देयरफॉर दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हम यहाँ पर क्या फार्मूला बना सकते हैं, पी ए नोट इंटू पी बी नोट, ठीक है। तो पी ए नोट की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो वो बन जाएगी 3/4, और पी बी नोट की 1 माइनस 1/2, सो 3/4 इंटू 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो ऐसे हमें इसे सोल्व करना है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पर ना होते तो हम इस पर दूसरा फार्मूला लगाते हैं, 1 माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, जो मैंने आपको शुरू में बताया था फॉर्मूला, ठीक है, तो वो वाला अप्लाई करते, ओके। तो इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा, दैट इज द बेस थ्योरम एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस एस, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस एस है, हम उसकी एक पार्टीशन बना सकते हैं। तो उसकी पार्टीशन का मतलब क्या है कि हम ऐसे कुछ सेट्स बना सकते हैं E1, E2 एंड अप टू सो ऑन En, जो सेट्स आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, ठीक है, और उन सब की यूनियन होकर सैंपल स्पेस आती हो, मतलब कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड म्यूचुअली एंड साथ में यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हों, और उन सब की ही प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो। ऐसे जो एक सेट्स की कलेक्शन होगी, दैट इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है।
अब मान लीजिए कि हमने सैंपल स्पेस की पार्टीशन बना ली है, तो पार्टीशन बनाने के बाद हम क्या क्या सोल्व कर सकते हैं उसके साथ। तो सबसे पहला है कि अगर कोई ए इवेंट है जो कि हमारी सैंपल स्पेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, और ये जो ऊपर हमने बताई थी E1 E2 अप टू सोन En हमारी सैंपल स्पेस की एक पार्टीशन है, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, ऐसे ही अप टू सोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर En। तो इन शॉर्ट हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन के साइन के साथ, समेशन वेयर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय EI। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ये हम आगे बेस थ्योरम में भी यूज़ करते हैं और वैसे भी आपको इस पर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर। तो आगे चलते हैं, बेस थ्योरम क्या होती है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट EI की वैल्यूज दी होती हैं, हमें इससे ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन दैट ए को सोल्व करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला ये अप्लाई होगा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी टर्म्स है, मतलब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पर, और ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। ये हमने शुरू में किया था कि जो इंटरसेक्शन है उसको हम दोनों मेथड्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के फार्मूले के अंडर। तो ये एंड रिजल्ट आपने याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो 100% श्योर है कि एग्जाम में पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं, उसके साथ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हमें फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहली हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 2 बैग हैं, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग हमने सेलेक्ट किया है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और एक बॉल वहां से बाहर निकाली और वो क्या आई है, रेड आई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट, हमने ये प्रोबेबिलिटी सोल्व करनी है कि जो वो रेड बॉल आई है वो हमारी आई हो फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ये हमने चांसेस सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको हमने सोल्व करना है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि रेड बॉल आ चुकी है, जो इवेंट हो चुका है वो हमारा ए इवेंट बन जाएगा। तो ए क्या आएगा कि रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, या फिर बॉल ड्रॉन इज रेड। अब देखिए E1 और E2 ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और ये आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, ठीक है। तो हमारे पास 2 बैग हैं, तो हम चूज कर लेते हैं E1 बैग 1 सिलेक्टेड, ठीक है, और E2 क्या आएगा, बैग 2 सिलेक्टेड, ठीक है, ओके। तो इन बैग तो हमारे पास हैं सिर्फ 2, तो इन दोनों की ही प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 1/2, ठीक है, ओके। सो नाउ गिवन जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैग 1 में क्या है, 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 में क्या है, 2 रेड बॉल्स हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब देखिए PA/E1, अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है और उसमें से रेड बॉल आई है, ए का मतलब क्या है, रेड बॉल इज ड्रॉन। बैग 1 सेलेक्ट हुआ है मतलब ये चीज है हमारे पास, इसमें से रेड बॉल निकालना, 4 रेड बॉल्स हैं, टोटल हैं हमारे पास 4 और 4 8 बॉल्स, तो ये बन गई 1/2। और इस तरफ PA/E2, बैग 2 सेलेक्ट है, उसमें से रेड बॉल 2/8, तो ये बन गई 1/4, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सोल्विंग क्या करनी है कि जो रेड बॉल आ चुकी है वो बैग नंबर 1 से आई हो, ठीक है। सो मतलब हमने सोल्व करना है PE1/A, तो ये हमने सोल्व करनी है वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला शायद आप लोगों ने अगर नोट डाउन किया है तो याद हो गया होगा, अगर इसको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1। ठीक है, तो डिवाइडर में क्या आएगा, ऐसी जितने भी टर्म्स हैं हमारे, तो यहाँ पर 2 ही सेट्स बने हैं E1 एंड E2, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। E1 A ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। ठीक है, अब इन सभी के आंसर्स हमारे पास हैं, तो आप लोगों ने आंसर्स यहाँ पर यूज़ करने हैं और उसकी वैल्यू सोल्व आउट कर देनी है। तो ये काम अब यहाँ पर E1 की वैल्यू है 1/2, A ओवर E1 की वैल्यू भी है 1/2, नीचे भी सेम लगेंगी वैल्यूज़ 1/2 इंटू 1/2 प्लस E2 भी 1/2 एंड A/E2 है 1/4। अब इससे आगे आप लोगों ने खुद सोल्विंग करनी है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं बेस थ्योरम की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ऐसी कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जिसके साथ कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम अपॉन द बेस थ्योरम। इसके बाद है प्रॉब्लम, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ द 4 टाइम्स। ठीक है, एक मैन है, वो ये सच बोलने के उसके जो हैं चांसेस वो हैं 3/4। ठीक है, ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। उसने बताया कि 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। हमें ये सोल्व करना है कि एक्चुअली वहां पर 6 आया हो। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हो चुकी है कि रिपोर्ट्स दैट 6, उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, वो हमारा ए इवेंट हो जाएगा कि मैन रिपोर्ट्स दैट 6 कम्स आउट। ठीक है, ओके। अब देखिए E1 इवेंट क्या बनेगा, यहां से हमें उसके बारे में पता चलेगा कि इट इज एक्चुअली 6, ये एक्चुअली ये 6 और E2 नॉट 6। ठीक है, कोई और नंबर होगा। तो अब देखिए कि 6 आने के चांसेस कितने होते हैं, 1/6, और उसके अलावा कोई और नंबर आए तो उसके चांसेस 5/6। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 1। सो ये हमारी पार्टीशन बन चुकी है। अब इसको ध्यान से देखना है, A ओवर E1। ठीक है, A ओवर E1 क्या है कि अगर एक्चुअली 6 हो तो मैन ने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, मतलब उसने क्या किया है, उसने सच बोला है। तो उसके सच बोलने के चांसेस कितने हैं, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। सो दिस इज द 3/4। ठीक है, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2 कि एक्चुअली देयर इज नॉट ए 6, बट उसने क्या रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, मतलब उसने झूठ बोला है। तो उसके झूठ बोलने के कितने चांसेस होंगे, 1 - 3/4, क्योंकि उसके सच बोलने के ये थे तो झूठ के ये हो जाएंगे 1/4। हमें क्या सोल्व करना है कि 6 उसने रिपोर्ट किया है और एक्चुअली 6 है या नहीं है, ये हमने मतलब एक्चुअली 6 होने के चांसेस करने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A इज ऑलरेडी का। ठीक है, क्योंकि A क्या है कि मैन रिपोर्ट 6 एंड देयर इज एक्चुअली 6, ये हमें सोल्व करना है। क्या फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो सभी वैल्यूज़ यूज़ करें और इसको अपने खुद सोल्व करना है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो मेन काम क्या है, इस यहाँ से इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को बनाना और क्या सोल्व करना है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना, ये इसमें मेन काम रहता है बेस थ्योरम की प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ऐसी हम और कर लेते हैं जिसके साथ कि आपको बेस थ्योरम की सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना अच्छे से आ जाएगा। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, इफ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। इफ इट इज यहाँ पर इनकरेक्टली सेटअप देन इट प्रोड्यूसेस 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स। ठीक है, past experience shows that 80% of the setups are correctly done and बाकी के 20% क्या होंगे यहाँ पर incorrectly done. If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, उसने 2 acceptable items produce की हैं, find the probability that the machine is correctly set up. machine correctly set up हुई है या फिर incorrectly, ये हमारे बन जाएंगे यहाँ पर E1 and E2। ठीक है, तो यही आप लोगों ने स्टेटमेंट में से पहचान करनी है कि हमें E1 E2 क्या चूज करने हैं, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी सोल्व करनी है और हो गया चुका है, 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स बना चुकी है, वो हमारी A बन जाएगी। E2 क्या बनेगी, इनकरेक्टली सेटअप। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आप लोग कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी E1 की,
तो 80%, तो 80% सेटअप्स आर द करेक्टली डन, तो 0.80 एंड E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी 0.20। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ए क्या है कि 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, ओके, अब आगे आप लोगों ने ध्यान से यहाँ पर देखना है कि हमें क्या सोल्व करनी है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1, ए ओवर E1 के मशीन थी करेक्टली सेटअप, फिर उसने 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स बनाई हैं। अब देखिए ऊपर हमें क्या दिया गया था, अगर वो मशीन करेक्टली सेटअप है तो वो क्या बनाती है 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो एक आइटम के एक्सेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी 0.90, दूसरी की भी 0.90, तो ये बन जाएगी 9 × 9 81, तो 0.81। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E2, अगर मशीन होगी यहाँ पर देखिए इनकरेक्टली सेटअप तो कितने चांसेस हैं 40% है, तो ये बन जाएंगे 0.40 × 0.40। ठीक है, क्योंकि 2 आइटम्स हैं इसलिए हम 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ओके, तो ये बन गया आपका 4 × 4 16.16। ठीक है, तो अब हमें सोल्व क्या करना है कि 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स आई हैं और मशीन करेक्टली सेटअप हो, मतलब PE1/A हमें सोल्व आउट करना है। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला है, तो आई होप कि ये सम अब आप लोग खुद भी सोल्व ये कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला लगाएं, सभी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दी जा चुकी हैं, सिर्फ आप लोगों ने सोल्विंग करनी है। कैलकुलेशन का काम है वो आप लोगों ने अब यहाँ पर खुद कर देखना है। तो इस प्रॉब्लम का जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद आपका एंड में सोल्व कर आंसर 0.95 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, इनटू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1, डिवाइड में पहले यही दोनों एंट्रीज आएंगी और प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सोल्व आउट कर लेना है, तो ये आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। सो आई होप कि अब आपको बेस थ्योरम की ये सभी 3 की 3 प्रॉब्लम्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो इस पर इसके साथ रिलेटेड कुछ केस स्टडी की प्रॉब्लम्स भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, तो उनकी भी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा इस यूनिट का यहाँ पर आखिरी टॉपिक आता है, दैट इज़ द रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नाउ सबसे पहले कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब उसका आंसर ऑलवेज एक रियल वैल्यूज होगी। ठीक है, रियल नंबर्स में से कुछ वैल्यू, जिसकी के डोमेन क्या होती है सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस के ही वहाँ से एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वो हमें आंसर बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ द 2 कॉइन्स, तो इसमें हमने एक रैंडम वेरिएबल ऐसे हम डिनोट करते हैं x के साथ y के साथ। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया रैंडम वेरिएबल x विच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स के कितने हेड्स आए हैं। अब देखिए 0 हेड भी आ सकता है, मतलब कोई भी ना हेड आए, तो हेड 1 भी आ सकता है, 2 भी हेड हो सकते हैं, तो ऐसे इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है रैंडम वेरिएबल। कोई भी एग्जाम्पल हम ऐसी बना सकते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन सभी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब जैसे कि ऊपर था कि 0 आएगा हेड, तो 0 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आगे था यहाँ पर ओनली 1 हेड, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो सभी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, ठीक है, तो समेशन PI इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं बनेगी। प्रोबेबिलिटी इसका सम होना चाहिए 1। ठीक है, तो इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने यही अज्यूम किया था कि टॉसिंग ऑफ द 2 कॉइन्स इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने x मान लिया नंबर ऑफ हेड्स, तो इसकी क्या क्या वैल्यू है 0 1 2। अब देखिए 0 हेड आए, कौन सा आउटकम है, दोनों ही टेल आए। एक ही ऐसा आउटकम है, टोटल 4 आउटकम्स होते हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बच गई 1/4। तो हमारे पास एक हेड आए, तो ऐसे 2 केसेस हैं 2/4। 2 हेड आए, उसका भी एक ही केस है, तो वो बन गया 1/4। सभी को ऐड करेंगे 4/4 बन जाएगा, तो आंसर आ रहा है 1। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है, तो प्लीज़ इसके साथ आप लोगों ने NCERT की एग्जाम्पल्स को जरूर सोल्व करना है, उसके साथ आपकी बहुत ही अच्छे से
प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट एग्जाम्पल्स को सभी को ज़रूर सोल्व कर लें, बाद में एक्सेस सोल्व हो पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जाम्पल्स में से आपका बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। सो हियर इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सक्सेसेस देखनी है इन द टू टॉसेस ऑफ ए डाई। डाई को 2 बार टॉस किया गया है, वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए तो हमारी सक्सेस है। सो लेट ए एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, एंड वेयर सक्सेस इज नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ये हमने रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लिया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 इन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, ठीक है। तो वो कितनी होगी, 4 के ऊपर डाइस, इसके ऊपर 2 ही नंबर आते हैं 5 और 6, तो वो बन जाएगी 2/6, दैट इज द 1/3। तो अगर हम इसके ऑपोजिट रखेंगे कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो वो कितनी बन जाएगी 4/6 यानी कि 2/3, ठीक है। तो ये हमने सिंगल के लिए सोल्व कर लिया है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग ही अपनी सक्सेसेस के बारे में सोल्विंग करेंगे। तो अब हमारा x है रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 बार हमने किया है रोल डाइस को, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया 0 सक्सेस, मतलब कि दोनों बार ही हमारा नंबर है जो वो 4 या 4 से छोटा ही आया है। तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी अब इसकी क्या बनेगी, ठीक है। 2 बार ऐसा हुआ है तो दोनों बार ही 2/3 इंटू 2/3 बन जाएगी, तो ये बन गई 4/9, ठीक है। अब आया है, अब हमारे पास है 1 सक्सेस। तो 1 सक्सेस का मतलब है कि दोनों में से एक बार, ठीक है, क्या आ गया है, नंबर ग्रेटर देन 4। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फर्स्ट टॉस में आया हो और दूसरी में ना आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में ना आया हो बट दूसरी में आया हो। तो ये बन जाएगा 2/9 + 2/9 दैट इज आल्सो 4/9, ठीक है। अब आगे आ चुकी हैं 2 सक्सेसेस, मतलब कि दोनों में ही नंबर ग्रेटर देन 4 आया है, मतलब 1/3 इंटू 1/3 दैट इज द 1/9। अब इनको ऐड कर कर आप लोग देख सकते हैं 4 + 4 + 1 दैट इज द 9/9, तो आ रहा है 1। तो ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दी जा सकती है, ठीक है। तो इनकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक और इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ए रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, हमें k की वैल्यू सोल्व करनी है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से ये देखना है कि हमने क्या रूल किया था कि सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा, 1 होगा। तो इनको ऐड करते हैं। सो k 0 + k + 2k प्लस अगेन 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k इज इक्वल्स टू 1। तो k² वाली टर्म्स हैं, ये बन गया 7291, दिस वन 10k²। k वाली टर्म्स 22437 एंड 1 दैट इज द 8k, और ये भी है, ठीक है। ये बन गया टोटल 9k बन गया, ठीक है। 5 and 4 दैट इज द 9k, और विदाउट k ये आएगा 1 इस तरफ, ठीक है। अब हमें इसके बनाने हैं फैक्टर, स्प्लिटिंग करनी है, तो इसके दोनों रूट बन जाएंगे, दैट इज द प्लस 10k माइनस k माइनस 1। तो यहाँ से इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, 10k माइनस 1 एंड k + 1, ठीक है। तो एक तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और दूसरी आ रही है -1, बट माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, तो इसलिए इस वैल्यू को हम करते हैं रिजेक्ट। तो k की वैल्यू बन चुकी है 1/10, ठीक है। सो नाउ हमें और क्या पूछा गया है, px इज़ लेस देन 3। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो 3 से लेस। तो ये क्या बन गया, p0 + p1 + p2, ठीक है। अब देखिए कि p0 की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो p0 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज द 0, ठीक है। p0 0, p1 k एंड p2 इज 2k। तो ये बन गया ओवरऑल 3 × k, k की वैल्यू यूज़ कर लें तो ये बन गई 3/10,
ठीक है। ऐसे ही हमें सोल्व करना है पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 एंड 7 ये दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है। सो नाउ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, P6 प्लस P7, दोनों की वैल्यूज यूज कर लेते हैं। तो P6 की वैल्यू है 2k² और इसकी है 7k² प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2k² प्लस 7k² प्लस k, तो ये बन गया 9k² प्लस k। तो इनकी वैल्यूज लगा लें, k की वैल्यू है 1/10, ठीक है। तो ये बन गया 9/100 प्लस 1/10। तो इसका एलसीएम कर कर आप लोगों ने सोल्व आउट कर देना है। 9 प्लस दैट इज द 10, तो दिस बन गया 19/100, ठीक है। तो ऐसे हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकती हैं। तो बाकी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी की जितनी भी ये एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स, अगर आप लोग उनको भी सीख लेते हैं तो बहुत है, ठीक है। उसमें से आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपकी इस वीडियो में अच्छे से आई होप के हो गई होगी। तो इसके साथ प्लीज़ एनसीईआरटी में से एग्जांपल्स को सोल्व करें, वही आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल है। एग्जांपल्स आपको सभी एक्सरसाइजेस जो भी इस साल सिलेबस में हैं उनकी सोल्व करनी है और बाद में आप लोगों ने एक्सरसाइजेस को सोल्व आउट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के सभी चैप्टर्स की 1 शॉट रिवीजन वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो प्लीज़ सभी वीडियोज़ को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है। थैंक यू।